नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड 65/1/1। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 29 के ए और बी पार्ट को कवर कर लिया था, यानी कि हमने कुल क्वेश्चन नंबर 29 तक को कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 30 और 31 क्वेश्चन नंबर 30 और 31 को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें शुरू करते हैं हम फिर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट, दो पार्ट से इसमें और करके है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट क्या कहता है। The probability distribution for the number of students being absent in a class on a Saturday is as follows। दोस्तों, यहाँ पे probability distribution दिया है। किसके लिए दिया है कि वो बच्चे जो सैटरडे को एब्सेंट थे उनके बारे में दिया है। यहाँ पे कैपिटल एक्स ये कहलाता है हमारा रैंडम वेरिएबल और इसकी वैल्यू रियल नंबर होती है। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यूज दी गई है 0, 2, 4, 5 और यहाँ पे है पी एक्स, मतलब एक्स की जो भी वैल्यूज हैं उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है पी, 2 के लिए है 2p, 4 के लिए 3p, 5 के लिए p। तो यहाँ दिया भी है कि वेयर x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, मतलब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x क्या रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, जो सैटरडे को एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है हमसे, पहला इसमें कैलकुलेट p, हमें p को कैलकुलेट करना है और दूसरा इसमें पार्ट है कैलकुलेट द मीन ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑन सैटरडे। मीन्स सैटरडे को जो भी बच्चे एब्सेंट थे उनका क्या निकालना है हमें, मीन। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम इसे। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्लास 12 2025 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर कोड 65/1/1। तो मैंने 30 के ए पार्ट को यहाँ पे थोड़ा इस तरह से लिख लिया है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यूज दी गई हैं और यहाँ पे इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें रिवाइज करना चाहूँगा। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, जैसे देखिए आप ध्यान से यहाँ पे देखिए x की वैल्यूज हैं x1, x2, x3 डॉट 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 xn, और अगर इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हो जाए p1, x2 के लिए p2, ऐसे ही p3, pn तक, तो पहली जो बात होती है इसमें कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं ये अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो 1 होता है। ध्यान रखना आप, p1, p2, p3 से लेकर अगर हम pn तक को प्लस कर दें तो कितना होता है, 1। एक बात हुई। मैं वही पॉइंट दोस्तों एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसकी हमें यहाँ पे जरूरत है। और नेक्स्ट है इसमें मीन, क्योंकि हमें एक तो p की वैल्यू निकालनी है और एक मीन निकालनी है। तो मीन होता है दोस्तों, अगर कुल x की n वैल्यूज दी गई हैं तो हम क्या करते हैं, x1 को p1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस
x2 को p2 से, x3 को p3 से, और इस तरह से सबको सारी जो x की वैल्यूज हैं करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करके इनको प्लस कर लेते हैं। जैसे देखिए इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है i = 1 to n xi इंटू पी आई। इसका मतलब x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस डॉट 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 xn इंटू pn। तो दोस्तों पहली वाली प्रॉपर्टी से हम p की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है या जो फॉर्मूला कह सकते हैं मीन निकालने का, यहां से हम मीन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम p को कैलकुलेट करते हैं। पहले से ही मैंने सब कर रखा है क्योंकि हमें समय भी बचाना है दोस्तों, इस समय कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको बताई जा सके। तो पहला कहता है इसमें कैलकुलेट p। तो मैंने बता रखा है कि जितने भी p1 p2 हैं सबका सम कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1। देखिए जैसे यहाँ पे है, पहले में p1 से लेकर pn तक का सम कितना हो गया, यहाँ पे 1। तो वैसे ही यहाँ पे 4 नंबर्स दिए गए हैं, तो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 इक्वल्स टू 1। अब आप देखिएगा इसमें ध्यान से, देखिए ये p1 हो गया, ये p2 हो गया, ये p3 हो गया, ये p4। तो p प्लस 2p प्लस 3p प्लस p इक्वल्स टू 1। तो देखिए आप यहाँ से p प्लस 2p प्लस 3p प्लस p इक्वल्स टू 1। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो देखिए 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7p इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो p की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1/7। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला पार्ट आ गया 1/7। ठीक, अब आते हैं मीन निकालने पे। मीन हमने बता ही रखा है क्या होता है कि हर एक x को इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हम प्लस कर लेते हैं। तो मीन हो जाएगा x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस x3 इंटू p3 प्लस x4 इंटू p4। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है x की वैल्यूज, मैं आपको दिखा दूं। देखिए 0 को p से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को 2p से, प्लस 4 को 3p से, प्लस 5 को p से। तो देखिए दोस्तों यही काम हमने किया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 इंटू p प्लस 2 इंटू 2p प्लस 4 इंटू 3p प्लस 5 इंटू p। तो 0 इंटू p तो 0 हुआ, 2 2 जा 4, 4p, 4 3 जा 12p, 5p। अब इनको प्लस करेंगे तो 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21p। अब दोस्तों p की वैल्यू देखिए हमने कितना निकाल रखा है 1/7। तो 21p हो जाएगा 21/7, और 21/7 होता है 3। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट। अब आते हैं दोस्तों 30 के बी पार्ट पे। दोस्तों 30 का बी पार्ट है, ये ए का और है, मतलब चाहे ए करो चाहे बी करो, लेकिन हम दोनों ही करेंगे यहाँ पे। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बार चाहो तो आप पॉज करके वीडियो को अच्छे से पढ़ लो, वर्ड टू वर्ड, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आए बार बार आप पढ़िए। और बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है कि आप समझ ना सकें, आप 1 से 2 बार 3 बार भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या कहता है कि फॉर द वैकेंसी एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़ पेपर 3000 कैंडिडेट्स सबमिटेड देयर एप्लीकेशंस। कोई वैकेंसी होगी जिसको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया जाता है, और उस वैकेंसी के लिए 3000 कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, मीन्स अप्लाई करते हैं।
फ्रॉम द डेटा, जो डेटा आया कैंडिडेट का, इट वाज रिवील्ड दैट 2/3 ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स वेयर फीमेल। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पे जैसे 3000 एप्लीकेशन आए तो उसमें से 2/3 का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 3 एप्लीकेशन आए हैं तो 2 एप्लीकेशन फीमेल हैं। 2 एप्लीकेशन किसका होगा? फीमेल। एंड अदर वेयर मेल्स, इसका मतलब अगर 3 में से 2 फीमेल हैं तो 1 मेल हो जाएगा। क्लियर है बहुत? फिर कहता इसमें द सिलेक्शन फॉर द जॉब वाज डन थ्रू अ रिटन टेस्ट। ठीक है, रिटन टेस्ट लिया जाता है और सिलेक्शन के लिए क्या लिया जाता है, या रिटन टेस्ट के थ्रू हमें सिलेक्शन करना है। द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स इंडिकेट्स that the probability of a male getting a distinction in written test is 0.4। मतलब जो एप्लीकेंट्स का जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग कोई मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट वो डिस्टिंक्शन पाएगा रिटन टेस्ट में, इसका चांस या प्रोबेबिलिटी है 0.4। एंड दैट अ फीमेल गेटिंग अ डिस्टिंक्शन, मतलब अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है या एप्लीकेंट है तो वो डिस्टिंक्शन पाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.35। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट चूजन एट रैंडम विल हैव अ डिस्टिंक्शन इन द रिटन टेस्ट। मतलब ये हुआ कि एक कैंडिडेट को, द कैंडिडेट चूजन एट रैंडम, एक कैंडिडेट को एट रैंडम चूज किया जाता है और वो रिटन टेस्ट में डिस्टिंक्शन पाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दोस्तों आप, अगर आपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बेस थ्योरम पढ़ा होगा अच्छे से तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि देखिए दो बातें हैं। कैंडिडेट को जब चूज किया जाता है तो वो मेल हो सकता है या फीमेल, तो ये हमारे E1 E2 बन गए। दूसरी चीज, डिस्टिंक्शन का लाना मेल भी ला सकता है, फीमेल भी ला सकती है, तो ये हम ए मान लेंगे, दोनों में कॉमन है ए कि उसने रिटन में डिस्टिंक्शन लाया है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो चलिए दोस्तों ये पूरे जो पॉइंट्स हैं इवेंट्स के साथ हम सबको एक साथ लिख लेते हैं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि दोस्तों आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से आप देखिए 30 का बी पार्ट है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। लेट E1 मैंने मान लिया है द एप्लीकेंट इज अ मेल, ठीक है। E2 मान रखा है द एप्लीकेंट इज अ फीमेल, मतलब जो पर्सन या जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा तो वो मेल होगा या फीमेल, तो उसके लिए हमने E1 मेल के लिए लिया है और E2 फीमेल। फिर ए हमने माना है द कैंडिडेट चूजन, जिस कैंडिडेट को चूज किया जाएगा विल हैव डिस्टिंक्शन इन द रिटन टेस्ट, तो मेल होगा तब भी डिस्टिंक्शन पाना है और फीमेल है तब भी उसमें से लेना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए पैराग्राफ में कहा है कि 2/3 तो फीमेल हैं। 2/3 फीमेल का मतलब हो गया कि अगर टोटल कैंडिडेट 3 हैं तो उसमें से 2 फीमेल है, यानी कि सेलेक्टेड पर्सन के फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी PE2 हो जाएगी 2/3। दोस्तों उसमें शुरू में दिया है टोटल 3000 कैंडिडेट हैं, तो वो ऐसे ही उसका कोई यूज नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम 3000 का 2/3 निकालेंगे तब 2000 जाएगा, बाद घूमकर वही 2/3 ही आना है, 2/3 ही आना है, इसलिए हम सीधे सीधे 3000 को नहीं लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब मेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि
फीमेल की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो बचा हुआ जो प्रोबेबिलिटी है वो मेल के लिए होगा, तो 1 माइनस 2/3, 1 में से माइनस करते हैं बचे हुए को, कितना होगा 1/3, तो 1 माइनस 2/3 हो जाएगा 1/3। अब देखिए क्या कहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन इज गिवन। इस लाइन के राइट में जो होता है वो गिवन होता है, और लाइन के जो लेफ्ट में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, या अगर दिया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई होती है इस कंडीशन पे। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर चूजन पर्सन अगर मेल है, मेल, तो वो रिटन टेस्ट में डिस्टिंक्शन पाएगा ए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। ये मैंने पैराग्राफ से लिया है दोस्तों। ऐसे ही अगर वो फीमेल है, E2 गिवन है, इसमें E2 फीमेल है, तो डिस्टिंक्शन पाने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे 0.35। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत क्लियर है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है कि सिलेक्टेड पर्सन क्या पाता है, ए डिस्टिंक्शन या डिस्टिंक्शन पाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए, यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से फॉर्मूला होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे हालांकि दो ही इवेंट्स हैं, ये कितने भी इवेंट्स के लिए हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज गिवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इज गिवन। अब दोस्तों जितने डेटा हैं मैंने सबको यहाँ पे देखिए लिख लिया। जैसे PE1 हो गया हमारा 1/3 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज गिवन 0.4, सेम ऐसे ही प्लस 2/3, PE2 कितना है 2/3, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 इज गिवन दोस्तों ये हो जाएगा 0.35, तो यहाँ हो जाएगा 0.35। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से, तो 1 इंटू 0.4 0.4/3 प्लस 2 इंटू 35 70 होता है, तो दो डिजिट के बाद जैसे 70 हुआ, दो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो 0.7/3, इनका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 0.4 प्लस 0.7, 7 प्लस 4 11, 1.1/3। अब हम जरा इसमें 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 11 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट, और अब आते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लियर, देखिए 30 का ए पार्ट क्या कहता है इसमें कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये 30 में आ गया मैं, हमें 31 करना है, सॉरी दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए 31 है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 एंड, मतलब हमें इसका ग्राफ बनाना है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व x एक्सिस और बिटवीन x इक्वल्स टू -6 एंड x इक्वल्स टू 0 यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ मतलब किसका, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3। दूसरा उस रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे जिसका एरिया निकालना है दोस्तों, और फिर हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करेंगे और उसका एरिया निकालेंगे। तो चलिए करते हैं दोस्तों, ये डेटा आप ध्यान से देख लो, कॉपी पे आप लिख लीजिए। किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3, और कहाँ से कहाँ, -6 से लेकर 0 तक जाना है, साथ ही साथ x एक्सिस के साथ भी वो बाउंडेड हो। तो चलिए करते हैं दोस्तों इसे।
तो यहाँ देखिए मैंने इसको फिर से नोट कर लिया दोस्तों, लिखा इसमें स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3। तो सबसे पहले हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे मॉड लगा है। मॉड की कहानी कुछ और होती है। अगर मॉड नहीं लगा होता तो बहुत आसानी से हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन मॉड में क्या होता है, थोड़ा जीरो का खेल होता है कि जहाँ पे ये फंक्शन जीरो होगा उसके राइट में जाने पे पॉजिटिव और लेफ्ट में जाने पे पूरी वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ती है, तभी नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस x प्लस 3 को जीरो ले लेंगे। तो x प्लस 3 को जब जीरो लेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3। यहाँ पे हमने एक रियल नंबर लाइन बना लिया है और यहाँ पे हमने -3 को दिखाया है जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो रही है। अब इसके राइट में एक दो पॉइंट ले लिया और पास के और लेफ्ट में, आप कोई भी इसके राइट में और भी ढेर सारे पॉइंट से कुछ भी ले सकते हो, इसके लेफ्ट में कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने आसानी के लिए इसके अगल बगल के कुछ पॉइंट्स ले लिया। अब जैसे -5 की बात होगी तो -5 अगर मॉड यहाँ इमेज निकालें तो -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड में -2, और मॉड क्या करेगा, इसको पॉजिटिव में बदलेगा, इसका मतलब इसका इमेज हो जाएगा 2। ऐसे ही -4 प्लस 1 -1, इसकी इमेज हो जाएगी 1। -3 प्लस 3, ये तो हमने 0 ही निकाला है तो यहाँ 0 हो जाएगा। -2 रखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस 3, ये हो जाएगा मॉड में 1 इक्वल्स टू 1, तो -2 पे आएगा इमेज 1। और -1 रखेंगे दोस्तों तो -1 प्लस 3 मॉड 2 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे इमेज आएगा दोस्तों 2। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स मिले दोस्तों, एक तो देखिए आप -5, 2 ऐसे, -4, 1, -3, 0, -2, 1 और -1, 2, ये पॉइंट्स मिले दोस्तों। तो इनको हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए आप -5, x की वैल्यू -5 है तो इमेज क्या है 2, तो ये देखिए हमने बना रखा है दोस्तों। और नेगेटिव साइड ज़्यादा लिया है क्योंकि हमारे सारे x नेगेटिव ही लिए गए हैं, इसलिए इस तरफ को मैंने ज़्यादा लिया है। ये y एक्सिस के पॉइंट्स हो गए पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। जब x की वैल्यू -5 है तो y हो जाता है 2, देखिए 2 के साथ मिलाएंगे। ऐसे ही -4 पे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जा रहा है। -3 पे तो 0 हमने ले ही रखा है। लेकिन जैसे ही हम राइट साइड जाते हैं, जैसे -2 पे गए तो -2 पे फिर वापस कितना जाता है 1, यहाँ पे 1 पे बना देंगे। ऐसे ही -1 पे कितना होता है 2। और दोस्तों अगर 0 रख दें, अगर 0 तो हमने नहीं लिया है लेकिन अगर 0 रख दें तो y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 0 प्लस 3 मॉड 3 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, ग्राफ को बना लेते हैं इसमें। तो दोस्तों ये हमने देखिए ग्राफ को बना लिया है। अब इसमें हमें एरिया निकालना है। एक बार अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। देखिए इसमें बिटवीन, एक तो लिया है x एक्सिस, ठीक है, एक है बिटवीन x इक्वल्स टू -6 और x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 तो हमारा y एक्सिस हो गया। x इक्वल्स टू -6 जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, कितने डिस्टेंस पे, लेफ्ट साइड में 6 डिस्टेंस पे। तो x इक्वल्स टू दोस्तों यहाँ पे है -6, तो वो लाइन इधर से जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ये x इक्वल्स टू -6 भी बना लिया है। तो अब हमको कौन सा एरिया निकालना है, एक तो x एक्सिस से बाउंडेड है, एक तो इस कर्व से बाउंडेड है, साथ ही साथ x इक्वल्स टू -6 टू x इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये पोर्शन पूरा ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इतना ही, ठीक। तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे दोस्तों, पहले -6 से लेकर -3 जाएंगे। पहले तो हम पूरा लिखेंगे -6 टू 0, उसके बाद -6 से -3 जाएंगे और -3 से
जीरो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं, लेकिन -3 के लेफ्ट में मैंने बताया था, -3 के लेफ्ट में आने पे x+3 नेगेटिव होगा और x की वैल्यू -3 से राइट लेने पे x+3 पॉजिटिव होगा। इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, एक बार आप ध्यान से देख लेना। देखिए मॉड ऑफ x+3 क्या होगा, अगर x+3 पूरी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आती है, पॉजिटिव आती है 0, तो वही इमेज होगा। पॉजिटिव नंबर का इमेज मॉड वही पॉजिटिव नंबर ही देता है। लेकिन अगर x+3 0 से कम आया, 0 से कम का मतलब अगर नेगेटिव आया, तो मॉड क्या करता है, उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए बाहर अपनी तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे -4 है, तो -4 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो जाता है 4। तो ऐसे ही x+3 0 से छोटा है, 0 से छोटा होने का मतलब यह नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। थोड़ा सा और इसमें और अच्छे से लिख लेते हैं, x+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और यहाँ हो जाएगा x+3। ऐसे ही x+3 लेस देन 0 का मतलब x इज लेस देन -3 और यहाँ दोस्तों हो जाएगा -(x+3). तो चलिए दोस्तों करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड एरिया -6 से लेकर 0 mod x+3 dx। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे -6 to -3, पहले जाएंगे -6 से लेकर -3 तक, mod x+3 dx प्लस -3 to 0 mod x+3 dx। अब देखिए जब x की वैल्यू -3 से कम होती है लेफ्ट साइड में, तो ये पूरा नेगेटिव के साथ आता है, तो हो जाएगा -(x+3 dx) प्लस, और जब x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है तो ये पूरा पॉजिटिव होता है। क्या हो जाएगा, x+3 dx, -3 to 0 x+3 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे दोस्तों। तो x का इंटीग्रेशन x⁴n लगाएंगे, x⁴n+1 बाई n+1, तो हो जाएगा x² 2 प्लस 3x लिमिट -6 to -3 प्लस x का इंटीग्रेशन यही पूरा है, x² 2 प्लस 3x। अब हम क्या करते हैं इसमें दोस्तों कि पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए पहले हम -3 रख देंगे, तो ये आएगा -3 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू -3, ब्रैकेट लगा देंगे, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट -6 रखेंगे, तो -6 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू -6 और ब्रैकेट बंद। यही काम दोस्तों हम दूसरे वाले के लिए करेंगे। देखिए पहले हम 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू 0 माइनस, अब -3 रखेंगे, -3 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू -3। तो अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, देखिए ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9/2, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 9/2 और 3 इंटू -3 -9 ब्रैकेट, फिर यहाँ पे है माइनस, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36/2 और -3 इंटू -6 -18। इसके बाद दोस्तों यहाँ 0 रखा है, तो ये तो पूरा 0 हुआ, 0 फिर माइनस, और कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, -3 का स्क्वायर 9/2 और 3 इंटू -3 -9। तो देखिए दोस्तों 9/2 और -9, ये हो जाएगा -9/2। 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, 18 - 18 0 हो गया, चलो ये क्लियर है। फिर आएगा प्लस 0 प्लस 0 आ गया 0, फिर यहाँ पे है माइनस 9/2
-9 हो जाएगा -9/2। तो ये दोस्तों फिर देखिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे ये माइनस है और माइनस तो हो जाएगा 9/2, और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा +9/2। ये हो जाएगा दोस्तों इसमें 9/2 प्लस 9/2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 9/2 प्लस 9/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9। हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एरिया 9। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 31 को कंप्लीट कर लिया है और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं सेक्शन डी के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।